नमस्कार, मैं नूतन कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से आज आपको मैं एमकॉम एडवांस अकाउंटिंग का एक विषय कंपनी के समापन के संबंध में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि मालूम है कि एक जो कंपनी है अगर किसी भी कारण से बंद होती है तो ऐसी दशा में कंपनी के समापन संबंधी हमको लेखे करने होते हैं। कंपनी के समापन के लिए एक व्यक्ति निस्तारक की नियुक्ति की जाती है जो कि कंपनी की सभी संपत्तियों का विक्रय कर दायित्वों का भुगतान करता है और अंत में शेष बची हुई राशि को अंशधारियों को बांट देता है। इस काम के लिए निस्तारक को पारिश्रमिक भी दिया जाता है और कंपनी की संपत्तियों से प्राप्त राशि को वो क्रमानुसार भुगतान करते हुए अंत में कंपनी का समापन हो जाता है। तो आइए मैं एक प्रारूप के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब कंपनी का समापन होता है तो हमको निस्तारक का अंतिम खाता विवरण पत्र तैयार करना होता है जिसका प्रारूप है। लेफ्ट साइड में प्राप्तियां का लेखा करते हैं, दाहिने पक्ष में भुगतान का लेखा करते हैं। प्राप्तियों के क्रम में देखेंगे आप 5 विभिन्न सोर्सेस से कंपनी के पास पैसे आते हैं। सबसे पहले होता है समापन की तारीख पर कंपनी में रोकड़ व बैंक शेष। यदि कंपनी के पास अंतिम समय में अगर कुछ रोकड़ या बैंक शेष है तो सबसे पहले उसका लेखा करते हैं। दूसरा फिर संपत्तियों से वसूली। ऐसी संपत्तियां जिनको हमने गिरवी अथवा प्रतिभूति के लिए नहीं दिया है, ऐसी संपत्तियों के विक्रय से अगर पैसे प्राप्त हो रहे हैं तो उनकी राशि का लेखा दूसरे क्रम में किया जाता है। तीसरे क्रम में फिर प्रतिभूति पर आधिक्य। यदि कंपनी ने किसी संपत्ति को गिरवी रख अगर कोई दायित्व लिया है, ऋण लिया है, तो ऐसी संपत्तियों के विक्रय से पहले कुछ दायित्वों का भुगतान करते हैं और उसके पश्चात अगर पैसे बच जाए आधिक्य के रूप में तो उसका लेखा तीसरे क्रम में होता है। इसके लिए संपत्ति से प्राप्त राशि में से दायित्व को भुगतान की जाने वाली राशि को घटा देते हैं और शेष राशि को आउटर करा देते हैं। चौथे बिंदु पर फिर अंशों पर याचना। यदि कंपनी के अंश पूर्णतः दत्त नहीं है, अंशतः दत्त है और अंशों के लिए कुछ पैसे मिलना बाकी है तो ऐसे अंशों पर कंपनी द्वारा अंत में पैसे मंगाया जा सकता है और अगर पैसे मंगाए जा रहे हैं तो उसका लेखा चौथे क्रम में किया जाता है। इसके पश्चात पांचवें क्रम में है अन्य प्राप्तियां। इसके अलावा अगर और कोई अन्य से पैसे प्राप्त होते हैं तो उनका लेखा अंत में किया जाता है। इस प्रकार 5 अलग अलग हेडिंग है। रोकड़ व बैंक शेष, संपत्तियों से वसूली, प्रतिभूति पर आधिक्य, अंशों पर याचना और इसके अलावा अन्य प्राप्तियां। सबसे पहले हम इस प्राप्ति पक्ष का योग लगाते हैं और ये ध्यान रखना होता है कि भुगतान में दी जाने वाली राशि किसी भी स्थिति में प्राप्ति की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन पैसों को हम क्रमानुसार भुगतान करते हैं। दूसरा पक्ष भुगतान पक्ष में आते हैं। भुगतान करने का क्रम हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले कानूनी व्यय। यदि कंपनी का समापन कानून के माध्यम से हुआ है और उसके संबंध में अगर कोई व्यय है तो सबसे पहले उनका भुगतान करते हैं। दूसरे क्रम में फिर निस्तारक का पारिश्रमिक। निस्तारक जो कि कंपनी की समापन की प्रक्रिया देख रहा है उसको उसके कार्य के बदले में 3 अलग अलग तरीके से हम उनको पारिश्रमिक का भुगतान करते हैं। हम इसके संबंध में चर्चा बाद में करेंगे। तो पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। तीसरे क्रम में फिर समापन व्यय। कंपनी के समापन संबंधी व्ययों का भुगतान होता है और उसके पश्चात फिर कंपनी ने अगर ऋण पत्रों का निर्गमन किया है तो उन ऋण पत्रों को ब्याज के साथ कुल राशि का भुगतान करते हैं। पांचवें क्रम में फिर कंपनी के आरक्षित लेनदारों का भुगतान किया जाता है। आरक्षित लेनदारों में भी पहले पूर्वाधिकार लेनदार और उसके बाद फिर बाकी बचे हुए अन्य लेनदारों का भुगतान किया जाता है। सबसे अंत में कंपनी के अंश पूंजी का भुगतान होता है। यदि बाकी दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात यदि कंपनी में पैसे बच गया तो कंपनी अपने अंश पूंजी का भुगतान करती है। उसमें भी पहले पूर्वाधिकार अंश पूंजी का भुगतान होता है और उसके बाद बची हुई शेष राशि कंपनी के समता अंशधारियों को भुगतान में अनुपातिक रूप से बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार कंपनी की समापन के लिए हमको क्रमानुसार भुगतान करना होता है। सबसे पहले कानूनी व्यय,
फिर निस्तारक का पारिश्रमिक, समापन व्यय, कंपनी के ऋण पत्र, कंपनी के लेनदार और उसके पश्चात फिर कंपनी के अंशधारियों को उनके अंश पूंजी के लिए यथानुपात भुगतान किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, इस चैप्टर में सबसे जो प्रमुख बिंदु है वो है निस्तारक का पारिश्रमिक। चूंकि समापन की पूरी प्रक्रिया निस्तारक द्वारा संपन्न किया जा रहा है तो उसको उस बात के लिए उनको अलग अलग तरीके से पारिश्रमिक मिलता है। 3 उसके लिए कंडीशन है ए, बी और सी। ए, बी और सी क्या है इसके यहाँ पे मैं गणना लिखा हूँ। निस्तारक के पारिश्रमिक की गणना सबसे पहले संपत्तियों से वसूल की गई राशि पर पारिश्रमिक। निस्तारक कंपनी की जितनी भी संपत्तियों का विक्रय करेगा उसकी राशि पर उसको एक निश्चित दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। संपत्ति से प्राप्त राशि गुना दर बटे 100 इसका फार्मूला है पारिश्रमिक निकालने का। लेकिन ध्यान रखेंगे इस राशि में, संपत्ति से प्राप्त राशि में कभी भी रोकड़ व बैंक से इसकी राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रश्न में इसके संबंध में अलग से सूचनाएं न दी गई हो। दूसरा हेडिंग है आरक्षित लेनदारों को भुगतान की गई राशि पर पारिश्रमिक। अब ध्यान रखिए आरक्षित लेनदार में पूर्वाधिकार लेनदार भी आते हैं, बाकी अन्य लेनदार भी आते हैं। अब इन लेनदारों को ये देखना है कि इनको भुगतान करने के लिए हमारे पास पैसे पर्याप्त है कि नहीं है। यदि लेनदारों को भुगतान करने के लिए राशि पर्याप्त है तो ऐसी दशा में पारिश्रमिक बराबर लेनदार की राशि गुना दर बटे 100 इस फार्मूले में निकालेंगे। और यदि लेनदारों को भुगतान करने के लिए राशि पर्याप्त नहीं है, लेनदारों को जितनी राशि देनी है अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं बचे हैं तो उस दशा में पारिश्रमिक की गणना शेष उपलब्ध राशि गुना दर बटे 100 धन दर इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। इसके पश्चात कंपनी के अंशधारियों को भुगतान की गई राशि पर अगर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है तो तीसरे क्रम में अंशधारियों को भुगतान की गई राशि पर पारिश्रमिक, इसकी गणना शेष उपलब्ध राशि गुना दर बटे 100 धन दर इस फार्मूले से गणना कर लिया जाता है। तो इस प्रकार निस्तारक का अंतिम खाता जो विवरण पत्र है इसके प्रारूप और निस्तारक के पारिश्रमिक की गणना का नियम हमको ध्यान में रखना है। अगर इसको हम ध्यान रखते हैं तो इस चैप्टर में जितने भी प्रायोगिक प्रश्न दिए हैं वो बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। धन्यवाद।